Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ जैसे हमारे घरों में परिवार है, हिंदुस्तान भी एक परिवार है। और जो माँ होती है वो क्या सोचती है? हमेशा सबसे जो कमजोर बच्चा होता है ना, हमेशा उसके बारे में सोचती है। और अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको आपने? ये बड़े दुख की बात है। और आप बात कर रहे हो अमृतकाल। अमृतकाल, मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं। कौन से अमृतपाल की बात कर रहे हो आप? बस अब देखिए ना, ये कौन सा आप अमृतकाल की बात कर रहे हो? ये तो राहु, देखिए ना। और फिर असलियत क्या है? आप फिर यहां पे मैंने कल प्रधानमंत्री को मैं बड़ा अचंभा रहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े लोगों की बात की। टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भैया, मुझे यह बताओ, जो सभ्यता के टुकड़े टुकड़े करता है, जो इतिहास के टुकड़े टुकड़े करता है, जो संविधान के टुकड़े टुकड़े करता है, जो भाईचारा के टुकड़े टुकड़े करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। तीसरी बात, आपने ये जो पेट्रोल पे जो अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है इतने सालों में, और आज भी लागू हुआ है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था, और जनवरी 2022 में वो 95 रुपए है। सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में, वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपए पर लीटर, और आपने 27 रुपए कर दिया उस पे एक्साइज। कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%। डीजल पे 55 रुपए उसका दाम था पर लीटर, उस पे एक्साइज थी 3.46। आज दाम है 86 रुपए, उस पे एक्साइज है 21 रुपए, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है। 530% बढ़ोतरी। और मैं सोच रहा था, क्योंकि आजकल यहां औरंगजेब की बात बड़ी होती है, तो मैं इतिहास को देख रहा था, और इतिहास में मुझे यह पता चला कि एक शख्स जो हमेशा, हाँ, जजिया की बात हो रही है, जो अहमद शाह था, 1414 में सबसे पहले जजिया उसने लागू किया। उसके बाद अकबर आया, एम्परर अकबर आया, उसने उसको खत्म कर दिया। फिर औरंगजेब आ गया, उसने दोबारा 1679 में लागू कर दिया। और उसने ये कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस पर लागू नहीं होगा। जो गरीब लोग हैं उस पर लागू नहीं होगा। जो हमारी रक्षा करते हैं, आर्मी के लोग, उस पर लागू नहीं होगा। ऐसा औरंगजेब ने कहा। और आप बात करते हो औरंगजेब की, ये तो औरंग से भी बदतर बात है कि आपने सब पे लागू कर दिया, वो भी 530% और 203%। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हो? आपको इतना मालूम नहीं कि जो हमारा गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास भी है, वो जो स्कूटर पे जाता है, जब उसको 95 रुपए 100 रुपए देना पड़ता है, उसको क्या तकलीफ होती होगी? और आप बात करते हो डिजिटल इंडिया की, आप बात करते हो कनेक्टिविटी की। और जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मैं कुछ और बातें आपसे सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं कि वो कनेक्टिविटी के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकें। कितने लोग ऐसे हैं? और मैं आंकड़े आज के दिन आपको नहीं देना चाहता, लेकिन बाय एंड लार्ज देहात में लगभग 6 या 8% लोग होंगे जो कनेक्टिविटी
कर पाए। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और आप कह रहे हो कि आप टेलीविजन चैनल्स खोल दोगे, प्रोग्राम बना दोगे। अरे किस झोंपड़ी में टेलीविजन लगेगा और कहां वो ये सब लेसन्स लगाएंगे? आपको मालूम है? आपका पहले तो मैं वित्त मंत्री जी आपसे कहूंगा कि मेरी एक गुजारिश है, आपकी पार्टी कहें कि आपको जरा एक इलेक्शन लड़वा दें, फिर आपको पता चलेगा जमीनी हालात क्या है हिंदुस्तान के। और जहां तक मनरेगा सवाल है, आपने उसका देखिए 73,000 करोड़ कर दिया मनरेगा का आपके एलोकेशन। 1,10,000 करोड़ था, उसका 73,000 करोड़ कर दिया और उसमें आपने लगभग 13,000 करोड़ अभी प्रदेशों को देना है, तो एक्चुअल एलोकेशन केवल 60,000 करोड़। तो आप किस दिशा में जा रहे हो? फिर रही स्वास्थ्य की बात, क्योंकि वही बहुत, जब तक बच्चे का एजुकेशन सही नहीं होगी, स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो हिंदुस्तान की जो संपत्ति है वो आप पैदा कर ही नहीं सकते। आप बच्चों पे ध्यान दो। ये बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको मालूम है कैसे वेल्थ बनाना है। वो आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। वो सुविधाएं उनके पास हैं। जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनके बारे में सोचें। सर, मैं इस बजट पे और इनके डिजिटल इंडिया पे राजीव जी की एक कविता है, वो एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, वो सदन के सामने सुनाना चाहूंगा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर, आपने इस बजट में किया क्या है? 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी। वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। Under the present situation of the country,
देयर इज़ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़बरदस्त। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है हम सब के लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, बड़ी बड़ी तालीमें भी पाई हुई हैं मगर बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं एंड अंडर गोइंग वेरी ग्रेट डिप्रेशन। एक तो ये है। दूसरा, आप देखें कीमतें बढ़ रही हैं, वो कुकिंग गैस हो, वो डीजल हो, वो पेट्रोल हो, और मुझे डर इस बात का है कि बहुत जल्दी एक बैरल की कीमत $100 हो जाएगी और फिर से जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी और इसका असर हर कमोडिटी पे हो जाता है। और जो हम रियासतें, जो पहाड़ी रियासतें हैं जहाँ सब माल गाड़ी से जाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है और गुर्बत बढ़ जाती है और लोग बाग बहुत मुश्किल से वो चीज़ें ले सकते हैं। ये हालत बन गई है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इस पे जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए कि गरीबी बचाई जाए, क्योंकि नहीं तो गरीब जो है वो मिट रहा है और अमीर बहुत अमीर हो रहा है। अब आप देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है इट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 1.7 लाख करोड़ फ्रॉम 37.7 लाख करोड़ in 2021-22 to 39,045 lakh crores in 2022-23. This rise is even lower than the inflation rate. Likewise, the allocation under MNREGA, which is the lifeline of our people, and most of the poor are the ones who are able to feed themselves, is due to MNREGA. And in that, sir, the position is that 73,000 crores, which is lower than the allocation of 98,000 crores and the actual spending of rupees 1,11,170 crores during 2021-22. Sir, the progress on works taken up by the Government of India, whether on roads, tunnels or power projects, उसमें हालत ये है कि सारे उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोअर से लोअर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहाँ पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज 4 हफ्तों से वहाँ पे जो औरत है डीडीजी की चेयरमैन और लोग वहाँ बाहर बर्फ़ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी और अगर आज देखें उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। सर, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर नेशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि इन्होंने वो 3 लॉ जो है वो रिपील किए। अगर के 700 से ज़्यादा लोग मर गए मगर रिपील किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे भी इनसे गुजारिश करूंगा कि जब भी ये कोई लॉ बनाएं और अगर ऑपोजिशन इनसे कहती है कि साहब इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको देखिए, तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे जिससे कि आपकी हुकूमत भी चल सकेगी और मुल्क भी तरक्की कर सकेगा।